नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 12 बजे की बड़ी खबरें। मैं हूं अंशुल सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतगणना का काउंटडाउन शुरू। कल आएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जनादेश। आपको बता दें, कल दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। वहीं काउंटिंग को लेकर चुनाव विभाग की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश की 52 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के लिए 5061 मतगणना टेबल लगाई गई हैं। डाक मतपत्रों की गिनती 692 टेबलों पर होगी। बता दें कि डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होते ही परिणाम घोषित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सबसे ज्यादा 26 राउंड में गिनती होगी, वहीं सबसे कम 12 राउंड में सेवाड़ा में काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतगणना का काउंटडाउन देखिए शुरू हो गया है। कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनादेश आ जाएगा और दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल ही घोषित हो जाएंगे। तो कल ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग को लेकर चुनाव विभाग भी पूरी तरह से है तैयार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, जिसको लेकर जिलों में तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन के साथ साथ पुलिस मतगणना को लेकर एक्टिव है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू 3 दिसंबर को यानी कि कल काउंटिंग की जानी है। उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो काउंटिंग को लेकर चुनाव विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। इंतजार किया जा रहा था और लंबे वक्त से विधानसभा चुनाव का। अब चुनाव तो संपन्न हो गए, वहीं दूसरी तरफ अब कल जो इंतजार है वो काउंटिंग का है, रिजल्ट्स का है। तो मतदान हो गया है, रिजल्ट्स का अब इंतजार कल का है। कल देखना होगा किसके सिर जो ताज है सत्ता का वो सजता हुआ नजर आएगा। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर से देखिए, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार एमपी में डाक मतपत्र मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 77.82% रहा, जो 2018 के चुनाव से 2.19% ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लगभग 76.31% लोगों ने मतदान किया, जिसका परिणाम महज कुछ ही घंटों में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए कर्मचारियों की फाइनल ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के कलेक्टर के लिए निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत मतगणना से पहले मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलॉग कैलकुलेटर की व्यवस्था हो। निर्वाचन अभिकर्ता और आरओ के लिए दिशा निर्देश। पेन पेपर समेत कोरा कागज ले जाने की रहेगी अनुमति। स्ट्रांग रूम के बाहरी गेट पर खान पान की व्यवस्था। मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, लैपटॉप प्रतिबंधित। स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी रहेंगे प्रतिबंधित। मतगणना के दिन सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे। इसके साथ ही सिर्फ प्रत्याशी को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही मतगणना की रिकॉर्डिंग होगी। खास बात यह है कि सुबह 5 बजे तक चुनाव कर्मियों को ये नहीं पता होगा कि उन्हें किस टेबल पर मतगणना करनी है। यानी कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। टीम न्यूज स्ट्रिप। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल भोपाल से और दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से और साथ ही विनोद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अंकुश, आपका मैं रुक करूंगी। हलचल कैसी इस बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है? हालांकि कल का इंतजार है, बहुत कम समय रह गया है।
कैसी हलचल राजनीतिक पार्टियों में इस समय है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हलचल तेज होना लाजमी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। कुछ ही घंटों बाद जो है छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू होगी और मतगणना के लिए तमाम स्ट्रांग रूम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर जिले की अगर बात करें तो रायपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव होना है, और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहां की पहले तो थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं वो तस्वीरें दिखा देता हूं, और उसके बाद हर एक सीट का गणित बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं, मेरे पीछे ये स्ट्रांग रूम है जो रायपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यहाँ पर तमाम कड़े सुरक्षा के इंतजाम उठाए गए हैं। यहाँ पर किसी को भी बगैर एंट्री के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर एंट्री हो रही है। सबके पास जिनकी भी एंट्री होगी, कोई भी यहाँ पर एंटर करे, उनके पास निर्वाचन आयोग का एक पास होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, और अंदर जो जो चीजें आवश्यक हैं उन तमाम चीजों के लिए बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। एंट्री होगी, एंट्री के बाद यहाँ से प्रवेश इनको मिल पाएगा, और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पासेस बनाए गए हैं उस पासेस के बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके की जिसके पास कार्ड है वो ही यहाँ से प्रवेश कर पाएगा, जिसके पास कार्ड नहीं है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस पूरे इलाके को तमाम सुरक्षा में रखा गया है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और कड़ी सुरक्षा के बाद, कड़ी चेकिंग के बाद यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। ईवीएम मशीन यहाँ पर इस बिल्डिंग में रखी हुई है। अब इस पूरे इलाके में किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है वो तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इस पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और जो अलग अलग विधानसभा सीटों के जो स्ट्रांग रूम है उन स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर जिले में जो रायपुर जिले का जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसमें 7 अलग अलग विधानसभा सीटों के स्ट्रांग रूम है। धरसीवा की बात कर लें, रायपुर दक्षिण की बात कर लें, या फिर हम आरंगी की बात कर लें, अभनपुर की बात कर लें, या फिर रायपुर उत्तर की बात कर लें, रायपुर पश्चिम की बात कर लें, ग्रामीण की अगर बात कर लें, तो तमाम जो स्ट्रांग रूम है यहाँ पर सुरक्षा के घेरे में रखे गए हैं, और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि जो जिले के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं नीरज चंद्राकर जी, वो खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पर तैनात हैं, और लगातार यहाँ पर सतत निगरानी जो है वो रखी जा रही है। हम उनसे सुरक्षा के इंतजाम के बारे में खुद ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप खुद तैनात हैं, यहाँ पर खुद मौजूद हैं, पूरी टीम आपकी मौजूद है, और किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए? कल यहाँ पर मतगणना होनी है, उसको लेकर हम लोगों ने सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग स्तर पे एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है, साथ ही उनके साथ 2-2, 3-3 डीएसपी दिए गए हैं। तो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं। जो भी इस माइस में प्रवेश करेगा उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड बहुत सारी चीजें हैं, उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होगी। सिर्फ जो नॉमिनेटेड लोग हैं जो अंदर रह सकते हैं, मतगणना कक्ष में जा सकते हैं, उनको अनुमति दी जाएगी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, ये सभी बाहर रहेंगे, कोई भी ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं होंगे। इवन पेन और कॉपी जैसी चीजें भी यहाँ से प्रोवाइड करा जा रही है। तो सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना का कार्य संपन्न हो सके और आम जनता को तकलीफ न हो। तो सुरक्षा की तस्वीरें दिख भी रही हैं। अब अगर हम बात करें तो कल सुबह से एक बड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से इस क्षेत्र में आते हुए दिखाई देंगे। गाड़ियों को लेकर, पार्किंग को लेकर क्या इंतजाम किए? इसके लिए जो ये जीसी का जो परिसर है, इसका आउटर बाउंड्री वाल है, उसके अंदर में कोई भी व्हीकल्स अलाउ नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वर्स के व्हीकल आएंगे यहाँ पर, सभी गाड़ियां बाहर रहेंगी, और इसी कारण से जो भी लोग आएंगे वो बाहर गेट पे ही उनके सभी चेकिंग होगी, जब भी सामान वहां पर रखवा लिए जाएंगे। इसी कारण जो भी वहां पर आएंगे सबको पहले से निर्देशित भी किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा सामान न लाए जिसको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। और साथ में ट्रैफिक का भी प्लान हम लोगों ने किया हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ आना है, व्हीकल्स के साथ आना है, तो वो भी ट्रैफिक का प्लान हम लोगों ने किया हुआ है। इसके बाद भी क्योंकि मतगणना के पश्चात शहर के अंदर में भी एक जश्न का माहौल भी रहता है, तो वो भी एक व्यवस्था हम लोगों ने प्लान करके रखी। तो पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था पूरे शहर के अंदर में की गई है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और प्रवेश करेगा वो कौन होगा? प्रवेश करने के लिए जैसे मतगणना कर्मचारी हैं, मतगणना में जो प्रत्याशी के जो अभ्यर्थी गण हैं, ये सभी का तो प्रवेश रहेगा, जो इलेक्शन कमीशन से जिनको अनुमति मिली हुई है। मीडिया के लोग भी जिनको इलेक्शन कमीशन से पास मिले रहेंगे वो प्रवेश करेंगे। उनके लिए भी एक मीडिया के लिए अलग
से कक्ष बनाया गया है, वहां पर वो उनको लेके आएंगे, जहां पर वो कैमरा के साथ आएंगे। स्टैंड उसमें अलाउ नहीं है, हैंडीकैम से ही मतगणना कक्ष में प्रवेश करेंगे। तो उसके लिए भी निर्देश है और इलेक्शन कमीशन के पूरी गाइडलाइन का यहाँ पे पालन किया जाएगा। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की पूरी गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जाएगा। और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं। और अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की तो चूंकि जब मतगणना शुरू होगी तो तमाम एजेंट और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो आते हुए दिखाई देंगे और जो कैंडिडेट हैं वो भी कहीं न कहीं इस इलाके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो उसके लिए बिल्कुल तमाम अंकुश, लौटूंगी मैं आपके पास, कुछ और तस्वीरें भी बाद में आप दिखाइएगा। बाकी मैं अपने अन्य सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ। अतुल, अगर हम भोपाल का जिक्र करते हैं, देखिए अंकुश ने हमें वहां की तस्वीरें दिखाई, व्यवस्थाएं बताएं, क्या व्यवस्थाएं हैं भोपाल में, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए बिल्कुल अंशुल, कल मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि कल देर शाम तक ये स्थिति पता चल जाएगी कि मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन रही है। मैं इस समय राजधानी भोपाल के मतगणना स्थल पे हूँ। पुरानी जेल को मतगणना स्थल बनाया है और निर्वाचन की जो तैयारियां हैं यहाँ पे अंतिम चरणों में है। कुछ तस्वीरें हैं वो पहले आपको मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे पहले से तैनात हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चारों तरफ 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, सेंटर फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी जाएगी। इसके साथ आप देख सकते हैं जहां बैरिकेड लगे हैं वहां से लोगों को अंदर जाने से पहले पास जो है दिखाना होगा। हालांकि जिस तरीके से अंदर की अगर हम बात करें तो भोपाल में 7 विधानसभाएं हैं। अंदर जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के साथ, माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ प्रत्याशियों के जो अभिकर्ता हैं उनको भी पास जारी किए हैं। प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 8 बजे से यहाँ पे डाक मत पत्रों की जो है गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग 8:30 बजे के लगभग ईवीएम मशीन से यहाँ पे गिनती शुरू हो जाएगी। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मोबाइल ले जाना अंदर प्रतिबंध है और उसको लेके बाकायदा यहाँ पे बैनर लगा दिया गया है। मोबाइल प्रतिबंध की यहाँ पे बात की गई है और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वलनशील जो सामग्री है वो भी अंदर ले जाना जो है बंद है। संवेदनशील क्षेत्र इसको जो है घोषित कर दिया गया है। और साथ में अगर हम देखें तो 3 लेयर जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर लोकल पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगा। दूसरा जो यहाँ पे गेट है वहां पे सेंटर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद जो है अंदर मतगणना स्थल है जहाँ पे ईवीएम मशीन जो है पहुंचाई जाएगी। आज दोपहर 3 बजे के बाद डाक मतपत्रों को मतगणना स्थल पे पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके तरफ में दाहिनी तरफ अगर देखें तो जो भी गाड़ियां यहाँ पे अगर आ रही हैं तो उसको लेके यहाँ पे पार्किंग की यहाँ पे जगह बनाई गई है। सुनिश्चित की जाएगी यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनधिकृत व्यक्ति जो है यहाँ पे मौजूद ना रहे, उसके लिए बाकायदा पास को लेके यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं, देखिए जो बैरिकेड जो लगाए गए हैं, कल सुबह वो व्यक्ति को इस बैरिकेड के माध्यम से अंदर प्रवेश दिया जाएगा जो निर्वाचन के तय जो पास है वो दिखाएगा। उसके बाद उसको यहाँ पे अंदर आने के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से यहाँ पे अंदर आने दिया जाएगा। इसके दूसरी तरफ आप देखें तो देखिए यहाँ पे एक अलग से जो है टेंट लगाया गया है। यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। एलईडी के माध्यम से अंदर की जो भी चल रहा है उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी। साथ में इसकी तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें टेंट से साइड सटा हुआ यहाँ पे पार्किंग स्थल यहाँ पे बना दिया गया है। चौपहिया वाहन को यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से सुबह हम बता रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना यहाँ पे शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो टेबल्स लगाई गई हैं, जो अंदर अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सुबह 5 बजे बताया जाएगा कि उनको किस टेबल के ऊपर रहना है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नक्शा तैयार किया गया है। नक्शा में ये बताया गया है कि अंदर मतगणना स्थल में किस प्रकार कहाँ से एंट्री होनी है और मतगणना स्थल पर अलग अलग जो विधानसभा है, विधानसभा के लिए अलग अलग हॉल तैयार किए गए हैं। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पूरी निगरानी कर रहे हैं, यहाँ पे जांच कर रहे हैं और ये आज अभी इसके बाद शाम को भी होनी है। कल सुबह एक बार फिर से यहाँ पे डॉग के तहत यहाँ पे पूरी जांच करवाई जाएगी। देखिए खास तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये बात बिल्कुल सुनिश्चित निर्वाचन की तरफ से कर दी गई है कि किसी भी प्रकार के आपराधिक व्यक्ति या अनधिकृत जो व्यक्ति है उसको इस जगह प्रवेश नहीं दिलवाया जाए। और साथ में खास तौर पर जिस तरीके से कल जब काउंटिंग की जाएगी तो उसमें निर्वाचन की तरफ से स्पष्ट ये कर दिया गया है कि डाक मत पत्रों की जब गिनती पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद तुरंत उनको उसको घोषित करना होगा। और साथ में ईवीएम मशीन की जितने भी राउंड यानी पहला राउंड अगर ईवीएम मशीन का खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद उनको वहां पे जो अधिकृत प्रत्याशी है और जो अधिकृत प्रत्याशी के अभिकर्ता है उनको वहां पे उस मत में ईवीएम में कितने मत पड़े इसकी
इसकी जानकारी उनको देनी होगी। बहरहाल देखिए ये तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो भी व्यवस्थाएं निर्वाचन की तरफ से की गई हैं उसको सुचारू रूप से यहाँ पे चलाया जाए। सामने आप सब देख सकते हैं कि यहाँ साउंड सिस्टम लगा दिया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर यहाँ पे खड़े रहेगा तो उसके अंदर राउंड में जो बताया जाएगा कि कितने मत किस पार्टी के किस प्रत्याशी को पड़े हैं उसकी सूचना इस साउंड के माध्यम से दी जाएगी। लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो। हालांकि जिस तरीके से अंदर सामग्री आना शुरू हो चुकी है, तमाम अलग यहाँ पे अंदर अगर हम देखें तो मीडिया के लिए एक अलग से एक सेंटर तैयार किया गया है, मीडिया के लिए वहाँ पे अलग व्यवस्था की गई है। इसके साथ में अंदर किसी भी प्रकार की मोबाइल या अनाधिकृत वस्तु ले जाने पे खास तौर पे पाबंदी लगाई गई है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचन की तरफ से अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा को लेके सुबह 8 बजे से जब यहाँ पे डाक मतपत्रों की कोई दोराहे नहीं है अतुल की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद पहले से ही कर ली गई हैं। ग्वालियर में तैयारियां कैसी हैं विनोद, ये भी बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि जो मतगणना केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है और साथ ही कितने राउंड में जो वोटों की गिनती है कल की जानी है। बनाए मतगणना ये मतगणना स्थल आप होगा में विनोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास मैं लौटूंगी। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा दुर्गेश की वोटों की गिनती कितने राउंड में यहां पर की जानी है और साथ ही हलचल फिलहाल कैसी वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि असमंजस की स्थिति तो होगी ही राजनीतिक दलों में। देखिए कल का इंतजार है, बस शाम होना बाकी है, रात होना बाकी है और उसके बाद फिर जैसे ही रात निपट जाएगी सुबह वो जो हलचल है वो लोगों के मन में जो जिज्ञासा रहती है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। बिल्कुल अंजलि, मध्य प्रदेश के सियासी दलों के लिए आज की रात बहुत कठिन रात है और कल का जब सूर्य उदय होगा तो बहुत सारे राजनीतिक लोगों का भविष्य तय करेगा कि वो उनके आने वाले 5 साल किस ओर बीतेंगे और कैसे स्थिति में बीतेंगे। अब बहुत सारे दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव में दांव पर लगा है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस को। और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जबलपुर में भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। जबलपुर में 16 कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 18 राउंड में मतगणना को पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे कम 16 राउंड जो है जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो 18 की बात कर रहे हैं वो सिहोरा, बरगी, पनागर, जहां पर बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं। जबलपुर में कुल 2132 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। उस हिसाब से ही यहाँ पर 151 टेबल लगाई गई है और टेबल प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक टेबल पर निर्वाचन ने 3 कर्मचारियों को तैनात किया है जो सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे और उन्हें उस समय ही उन्हें ये जानकारी दी जाएगी आपको किस विधानसभा क्षेत्र की किस टेबल पर आपको बैठकर मतगणना करनी है। यानी कि पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, पूरी तरीके से गोपनीयता के साथ पारदर्शिता रखी जाए, इसका विशेष ख्याल इस बार निर्वाचन आयोग ने रखा है। किसी भी तरह की गोपनीयता भंग न हो, इस बात की विशेष जो है निगरानी निर्वाचन आयोग रख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात के सुबह 8 बजे से पहले आधे घंटे बैलेट पेपर गिने जाएंगे, उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से कम राउंड रखे गए हैं उस हिसाब से देखा जाए तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक संभवतः जबलपुर के तमाम 8 विधानसभा क्षेत्र का जो गणित है, वो जो समीकरण है, जो जीत हार का अंतर है, वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 12 बजे से 1 बजे तक बहुत हद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस तरफ मतदाता गया है, किस राजनीतिक दल या किस प्रत्याशी की तरफ मतदाता गया है। तो जल्दी से जल्द मतगणना हो, निर्विवाद मतगणना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, टेक्निकली तौर पर कहें या सुरक्षा के लिहाज से करें, इन तमाम चीजों का ख्याल निर्वाचन आयोग ने रखा है। आज सुबह भी वहां पर फाइनल जो है रिहर्सल की गई, एक मॉक ड्रिल की गई जहां पर कर्मचारी तमाम मौजूद रहे और उन्हें सिखाया गया, बताया गया कि कल जब फाइनली जब हम मैदान में उतरेंगे मतगणना के लिए तो आपको किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। पास का इंतजाम तो हमने सुनाई है, सभी पूरे मध्य प्रदेश में वो व्यवस्था की गई है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को या किसी भी इस तरह की विवादित स्थिति को
अंदर पैदा ना होने दिया जाए। बिल्कुल। जो उत्साही कार्यकर्ता होते हैं, जो उत्साही प्रत्याशी होते हैं, जिनका जीत का जो अंतर्गत आएगा, वो मतगणना के आसपास किसी भी तरह का हो हल्ला या नारेबाजी या प्रदर्शन या रैली जुलूस ना निकाल सकें, इसका भी ख्याल रखा गया है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया जाएगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतगणना कक्ष तक ना पहुंच पाए। तो ये तमाम वो बातें हैं जो इनका ध्यान निर्वाचन आयोग ने रखा है। तो बस अब इंतजार है कल सुबह की पहली किरण का, तकरीबन सुबह 6 बजे से हम जैसी बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ पर कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो जाएगा और किसको चुना है वो कल तक पता लग जाएगा, कल सामने नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं अतुल, तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से कांग्रेस में थोड़ी सी हलचल देखिए जरूर तेज हो गई है। एक मीटिंग भी देर रात बुलाई गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। और देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एग्जिट पोल आया उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से सतर्क है। हालांकि देखिए तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो नेता जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की रणनीति तय करते हैं, यानी कि हम बात कमलनाथ की कर रहे हैं और उसके साथ दिग्विजय सिंह, तमाम वो नेता जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे हैं, वो स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि एग्जिट पोल को जो है खरीदा गया है बीजेपी के द्वारा और उसके बाद भ्रमित करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका यही मानना है, यही दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करने और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको जो है हतोत्साहित करने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल लाए गए हैं। हालांकि देखिए इस तरीके से हम देख रहे हैं उसके बाद बैठक का दौर भी शुरू हुआ। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्चुअल बैठक भी की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बड़े नेता भी जुड़े, जिसमें कमलनाथ का भी हम जिक्र कर सकते हैं, दिग्विजय सिंह की भी बात कर सकते हैं, अरुण यादव की भी हम बात कर सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ये भी जुड़े थे। और उसके बाद ये तय किया गया कि आखिर आने वाले दिनों में यानी कि आज और कल की कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। देखिए मतगणना की जो रणनीति है कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है और ये साफ तौर पे तमाम कार्यकर्ताओं को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि डाक मत पत्र की जब गिनती हो तो बिल्कुल बारीकी से और पेनी नजर रखी जाए, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से यह आरोप लगा रही है कि डाक मत पत्रों में हेरफेर हो सकता है। और जिस तरीके से बालाघाट का प्रकरण सामने निकल के आया था तो उसके बाद कांग्रेस में और भी हमलावर हो गई थी। हालांकि देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो कल का दिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर पूरा जो मुकाबला है वो कम मार्जिन से होता है, यानी कि 5 से 10 सीट के बीच में, दोनों के बीच में अगर फाइट होती है तो कांग्रेस जिस तरीके से 2019 में ऑपरेशन लोटस के शिकार हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस फूक फूक के कदम भी रख रही है और ये कोशिश कर रही है कि ऐसा कोई भी गलती कांग्रेस से ना हो जिसके वजह से जिस तरीके 2019 में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसको लेकर बाकायदा पूरा बी प्लान तैयार किया गया है कि अगर बिल्कुल करीबी मुकाबला अगर होता है तो कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक हैं उनको किस तरीके से उनकी बाड़ाबंदी करनी है, उनको किस तरीके से सेफ रखना है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार खरीद फरोख्त का आरोप लगाती रही है तो उसको किस तरीके से रोका जाए, जिसको लेकर कल की बैठक में रणनीति बनी गई। हालांकि देखिए कदम रखने की जरूरत भी कांग्रेस को यहाँ पर है। हालांकि कांटे की टक्कर जरूर मध्य प्रदेश में जो है देखने को मिल रही है। बीजेपी भले ही ये कहे कि जो मुकाबला है वो एक तरफा ही है, लेकिन अंकुश अगर हम जिक्र करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी की ओर से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि गड़बड़ी कुछ हो सकती है? क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। अंकुश, आवाज लगता है अंकुश के पास नहीं जा रही है। दुर्गेश, आपका मैं रुक करती हूँ। अब इंतजार भले ही बहुत ज्यादा कम यहाँ पर बहुत कम रह गया हूँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखिए फूक फूक कर कदम तो भले ही बीजेपी भी रख रही है और कांग्रेस भी रखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट है, ज्यादा सतर्क है, लेकिन आपका गणित क्या कहता है? कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। क्या कांग्रेस ने वो काम किया जो इस बार कांग्रेस को करना चाहिए था, वो पूरी मेहनत करती हुई नजर आई? बिल्कुल अंजलि, क्योंकि देखिए कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के लिए ये चुनाव बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से उम्र एक बड़ी वजह है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ये वो नेता है जो शायद अगले 5 सालों बाद जब चुनाव आएंगे तो इतने एक्टिव ना रह पाए या इतने एक्टिव ना मैदान पर रह पाए, तो इसलिए बहुत कुछ हद तक हम कहें तो कांग्रेस का इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। और यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतरी और चुनाव लड़ा और पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा।
कमलनाथ बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए, हर विधानसभा सीट पर व्यक्तिगत सर्वे कराया, व्यक्तिगत तौर पर टिकट वितरण पर ध्यान रखा, हर एक चेहरे पर, हर एक प्रत्याशी पर विशेष नजर रखी, उसे प्रॉपर गाइडलाइन देते रहे, वो प्रॉपर किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो कई बार बीच में गुस्सा या फिर भितरघात की जो नौबत आई थी, उसको भी पूरा कंट्रोल करने की, डैमेज कंट्रोल करने की भी जो कोशिश है वो कमलनाथ की ओर से, कांग्रेस की ओर से की गई थी। फिलहाल तो आप हमारे साथ सभी लोग बने रहिए, चूंकि यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटी से ब्रेक का है, जल्द हम वापस लौटेंगे।